तो बच्चों नमस्कार। और आज हम 12वीं के फिजिक्स में चुंबकत्व और द्रव्य लेसन से चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र में निरक्षीय स्थिति का अध्ययन करेंगे। और इसके लिए आपको प्रारंभिक जो कुछ वर्णन करना है उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद सूत्र को देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर निरक्षीय स्थिति कब होता है इसके बारे में देख लेते हैं। यानी आपका कोई ये क्षण चुंबक है जिसका एन ध्रुव आपका राइट साइड में है और एस ध्रुव लेफ्ट साइड में है। यानी ये क्षण चुंबक एन एस क्या है, कोई क्षण चुंबक है और इसके मुख्य अक्ष यानी एन और एस को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ये कोई खिंचाया नहीं रहता है। आप देख लेंगे चुंबक का आपका प्रयोगशाला में होता है। तो ये काल्पनिक रेखा इसके निरक्षीय स्थिति में आपका यानी यहाँ से 90 मध्य बिंदु से इधर कहीं भी बिंदु पर आप ले लोगे, लंबवत अक्ष के लंबवत अक्ष के लंबवत यानी इसके मध्य बिंदु से इसका यानी हम यहाँ पर कहेंगे इसका लंबार्धक पर कोई बिंदु P है, लंबार्धक पर कोई बिंदु P है। ये यहीं पर लेना है आपको, ये यहाँ पर भी लंबवत होगा लेकिन इसको हमको नहीं लेना है। इसके मध्य बिंदु O और ये चुंबक की लंबाई पहले जैसे ही आपको वर्णन करना है। माना क्षण चुंबक की लंबाई 2L है, यानी मध्य बिंदु से दोनों तरफ L और L, इधर भी L है और आधा दूरी इधर भी L है और इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है। और यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की ज्ञात करेंगे, तीव्रता को ज्ञात करेंगे और ये दूरी R है। अब ये दोनों के मध्य बिंदु पर स्थित है बिंदु P, इनके दोनों के से समान दूरी पर है, यानी दोनों ध्रुवों से समान दूरी पर है। ये दूरी समान है क्योंकि इसके लंबार्धक पर स्थित है P बिंदु। अब हम आगे गणना करेंगे कि उत्तरी ध्रुव के कारण P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये वर्णन आप यहाँ पर लिखोगे। माना चलिए मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। माना NS कोई दंड चुंबक या क्षण चुंबक है, जिसके लंबार्धक पर यानी मुख्य अक्ष के लंबार्धक पर, जिसके मुख्य अक्ष के लंबार्धक पर कोई बिंदु P है, R दूरी है ना, कोई बिंदु P है जिसकी दूरी कोई बिंदु P जिसकी मध्य बिंदु यानी चुंबक के मध्य बिंदु O से दूरी R है। और हमको जो है P बिंदु पर हमें यहाँ पर और एक वर्णन है, P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, की तीव्रता ज्ञात करनी है।
अब बच्चों यहाँ पर हम जो सूत्र हमको मालूम है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, तो ये एन के कारण पी पर तीव्रता, यहाँ पर इसकी प्रभावी लंबाई क्या है 2l है। अब मध्य बिंदु से हमको यहाँ पर पी बिंदु चुने हैं जिसकी दूरी O से r है। यहाँ पर ये देखिए स्मॉल r, यहाँ पर से ये दूरी r है। अब उत्तरी ध्रुव अब बच्चों हमको जो है उत्तरी ध्रुव एन के कारण पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जो B1 है। सूत्र क्या है आपका चुंबकीय क्षेत्र का, μ0/4 पाई, एक ध्रुव प्राबल m है, यहाँ पर चुंबक का ध्रुव प्राबलता m है, बटे NP। यहाँ पर हम देख लेते हैं ये ध्रुव से बिंदु की दूरी, ये क्या है n है इधर, और ये p, इस दूरी को हम लेंगे यहाँ पर, यानी NP का वर्ग हो जाएगा। चुंबक की ध्रुव प्राबलता कितनी है m है। अब यहाँ पर हम इसको लिख देंगे m NP का वर्ग। और बच्चों यहाँ पर आपको दिशा भी लिखना है, पीछे में हम दिशा लिखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप, इसमें चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या है इसमें, तो यहाँ से N ध्रुव से निकल करके ये इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं S ध्रुव में जा कर के समा जाती हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए ये यहाँ से ऐसे चला तो ये इसकी दिशा में जाएगी ऐसे, यानी NP दिशा में। इसको आप लिखना जरूरी है और एकदम सरल है भैया। यहाँ पर आप देखोगे कि N से P की ओर जाएंगे, N से S की ओर ऐसे जाएंगे बल रेखाएं, क्योंकि N ध्रुव से निकलती हैं और S ध्रुव में समा जाती हैं। तो यहाँ पर मान लो ऐसे कोई निकला यहाँ पर, तो ये इस दिशा में जाएगी, यानी N से P की ओर। तो आप यहाँ पर NP दिशा में, ये पीछे में आप लिख दिए NP दिशा में, पुस्तक में इतना लिखना है आपको। और इस तरह से अब दक्षिणी ध्रुव के कारण हम देखेंगे इसी प्रकार एस ध्रुव के कारण पी पर तीव्रता, हम इसको ले लिए B2, यानी एस ध्रुव के कारण पी पर तीव्रता। सूत्र तो वही होगा μ0/4 पाई m ध्रुव प्राबलता बटे दूरी का वर्ग। अब यहाँ पर इसके दूरी को देख लेते हैं। ये यहाँ से S से P की दूरी लोगे आप, ये S ध्रुव है तो S P का वर्ग लिखोगे, यहाँ पर S और P का वर्ग लिखोगे, क्योंकि ये दक्षिणी ध्रुव है, S P का वर्ग करोगे। और इसकी दिशा यहाँ पर फिर सोच लेते हैं, यहाँ से जैसे बल रेखाएं चली तो ये इधर से इधर आती हैं, तो ध्यान देंगे इसकी दिशा क्या होगा, P से S की ओर। यहाँ पर ये देखो इधर से बल रेखाएं निकली, ऐसे गई और ऐसे आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा PS दिशा में, इसकी दिशा क्या हो जाएगी PS दिशा में होगी। अब यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं आपका PS का वर्ग और दिशा क्या है PS दिशा में, इसको लिखना है पीछे में। अब ये तो अलग अलग ध्रुवों के कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है, यानी B1 के कारण, यानी N ध्रुव के कारण, और ये S ध्रुव के कारण। अब दूरी को ले लिए, ध्रुव प्राबलता को ले लिए। अब हम बच्चों यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर परिणामी तीव्रता क्या होगी। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें P चुंबक के
लंब आर्धक पर स्थित है, यानी लंब समद्विभाजक पर है। पर स्थित है। इसलिए NP बराबर आपका SP होगा। अब यहाँ पर देखिए, इसलिए NP बराबर SP दूरी होगा, क्योंकि इसका लंबार्धक पर है तो ये बराबर दूरी पर होगा दोनों यहाँ से, NP बराबर SP। और इसलिए इसका कोण यदि थीटा है तो इसका ये B1 इधर लग रहा है, इस दिशा में जाएगा, क्योंकि ये जो दिशा है इसकी N से P की ओर है, तो ये सीधा हम ऐसे निकाल दिए। और यहाँ पर हम ले लिए ये थीटा है, तो ये भाई यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये इसके यहाँ पर हम समांतर यहाँ पर खींच दिए कोई रेखा, तो ये कोण क्या होगा? थीटा होगा। ये इसके समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है। अब बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि तब ये दो भाग में जो बटा आपका ये कुल परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B है, ये यहाँ पर है, तो यहाँ पर अब हम ले लेते हैं ये थीटा है तो ये कोण थीटा होगा, क्योंकि ये लंबार्धक पर है। अब आते जाएगा, हम देखते जाएंगे। ये आप मानेंगे कि ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा है, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ये आपके समझ आ रहा होगा, ये 9वीं का तथ्य है सब। बराबर भुजा के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये अब इसका जो है ये तो दोनों का मध्य बिंदु पर है, ये भुजा तो दोनों में कॉमन है, तो इसके सामने का कोण यहाँ पर है, इसके सामने का कोण यहाँ पर है, और ये भुजा भी बराबर है, तो ये कोण थीटा होगा। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। इसलिए बच्चों, चूंकि ये दोनों कोण बराबर हैं तो आप क्या लिख सकते हो इसको? PNS, ये कोण यानी थीटा बराबर होगा PSN। यानी हम इधर से शुरू किए PNS, और बच्चों जब PNS बराबर होगा कोण PSN के, और वो मान लीजिए थीटा है, ये हम ले लिए इसको, मान लो, कर लीजिए इसको, मान लो थीटा है, तो अब B1 और B2 के बीच जो कोण होगा वो टू थीटा के बराबर होगा। हम चित्र पर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर यहाँ पर ये कोण थीटा है और ये कोण भी थीटा है। ये इधर से ये चला आपका B1 है ये, और यहाँ से P बिंदु से ये B2 इधर है। तो बच्चों ये इधर ये इसका यहाँ पर है, ये मुख्य अक्ष है, इसके ये समांतर है, तो ये कोण क्या होगा? थीटा होगा। और इसलिए इन दोनों के बीच का कोण क्या होगा? यानी B1 और B2 के बीच का कोण क्या होगा? तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और इसलिए B1 और B2 के जो कोण ये बन रहा है वो 2 थीटा के बराबर होगा। क्यों होगा? तो इसलिए होगा क्योंकि ये कोई त्रिभुज है, इसका ये बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण ये दूरस्थ अंत कोणों के योग के बराबर होता है। ये कोई त्रिभुज है यहाँ पर, यानी PSN कोई त्रिभुज है जिसका ये बाह्य कोण हुआ, इधर खींचेंगे तो ये बाह्य कोण है, इधर आप खींचोगे तो ये बाह्य कोण है, इधर आप खींचोगे तो ये बाह्य कोण है। तो यहाँ पर हम इन सब को नहीं देखते हैं, हमको तो यहाँ पर B1 और B2 के जो कोण बीच का कोण बन रहा है, ये B1 इधर इस दिशा में है, इधर से हम इसको मिला दिए सीध में ऐसे, तो ये B1 है, और B2 P से इधर है। इसके दोनों का बीच का कोण क्या होगा भाई? ये 2 थीटा के बराबर होगा। और चूंकि ये मुख्य अक्ष के इसको समांतर हम खींचे तो ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। यानी BP ये है आपका, ये B1 है, ये B1 है, ये B2 है,
और ये परिणामी बी है। अब हम यहाँ पर केवल यहाँ पर इस कोण को देख रहे हैं कि ये क्या होगा आपका 2 थीटा, इधर थीटा और इधर थीटा। अब ये यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये जो बाह्य कोण बना हुआ है इस त्रिभुज का वो दूरस्थ अंतः कोणों के योग के बराबर, तो ये भी थीटा है तो ये भी थीटा है, उनके योग के बराबर यानी 2 थीटा हो गया। दोनों को योग कर देंगे, थीटा प्लस थीटा बराबर ये 2 थीटा के बराबर होगा। अब बच्चों B1 और B2 के बीच का कोण 2 थीटा होगा, ये आपको समझ आ गया। अब B1 और B2 परिमाण में बराबर भी होंगे, ये भी आपको मैं चित्र के माध्यम से बता रहा हूँ। तो ये हम क्या बोले हैं, पहले ये मान करके चले हैं कि P बिंदु क्या है, इसके लंबार्धक पर है, मध्य बिंदु पर है। ये मध्य बिंदु पर है, तो दोनों ध्रुवों से दूरी इनकी क्या है, P की दूरी बराबर है, यानी SP बराबर है NP। ये दूरी यहाँ से बराबर है, यहाँ से बराबर है, दोनों ध्रुवों की प्रबलता M बराबर है, तो दूरी भी बराबर है, तो यहाँ पर प्रभाव किसका होगा, दोनों का बराबर होगा, यानी यहाँ पर जो है इसकी प्रबलता दोनों की बराबर होगी। परिमाण में यहाँ पर क्या होंगे, दोनों P पर बराबर होंगे, क्योंकि ये ध्रुवों से समान दूरी पर है। और इसलिए पहले में अक्षी में हम क्या लिए थे, जिस ध्रुव के पास में था यानी N के पास में था तो वो उसका परिमाण को ज़्यादा माने थे, इसलिए हम किए थे उसमें B1 माइनस B2 किए थे। यहाँ पर तो दोनों से समान दूरी पर है, अब इसलिए हम इसको 2 घटकों में वियोजित करेंगे और ये B1 को पहले वियोजित करते हैं। देखिए B1 को, ये B1 का कोण इधर है, ये यहाँ से इसके अक्ष के समांतर हम रेखा खींच दिए। अब बच्चों जिसके साथ ये आपका अक्षीय है, आपका एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाता है, ये थीटा कोण बना रहा है, यानी इसको ये 2 भाग में बांट दिया, ये थीटा कोण बनाएगा ये, तो इसके साथ लगा हुआ क्या हो जाएगा, B1 cos थीटा होगा। इस अक्ष के साथ हमारा जो है क्षैतिज दिशा में, ये हम क्षैतिज दिशा में इसको लेते हैं, यानी B1 को 2 घटक में बांट दिए, एक तो एक आपका ऊर्ध्व दिशा में और ये क्षैतिज दिशा में। इस तरह से आप खींचते हो कि 11वीं में भी आप पढ़े हैं। तो ये क्षैतिज दिशा में कोण बनाया, तो ये होगा आपका B1 cos थीटा, और ऊर्ध्व दिशा यानी लंब दिशा में आपका होगा B1 sin थीटा। अब बच्चों यहाँ पर हम इसको भी बांट देते हैं B2 को, ये B2 है, तो इसको ये क्षैतिज दिशा में कोण बनाया थीटा, तो इधर क्या होगा B2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा B2 cos थीटा। देखिए दोनों की दिशा ये क्षैतिज दिशा में इधर ही हो रही है, और ये इसका लंब दिशा में इधर हुआ, ये कोण इधर है तो इसका 90 अंश यहाँ पर बनाओगे ना भाई, ये यहाँ से इधर 90 अंश इधर बनाओगे, तो ये B2 sin थीटा इधर हो गया। अब P बिंदु से B1 sin थीटा ऊपर की ओर लग रहा है और B2 sin थीटा नीचे की ओर लग रहा है, और इसकी क्रिया रेखा क्या है, एक ही है, इसलिए ये इन दोनों बल को हम क्या मानते हैं, ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, क्योंकि ये विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं और इनकी क्रिया रेखा भी एक ही है। तो ये क्या करते हैं, B1 sin थीटा और B2 sin थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, और ये इस दिशा में दोनों का B1 cos थीटा यानी क्षैतिज दिशा में जो घटक है B1 cos थीटा का भी इधर है और B2 cos थीटा भी इधर है, यानी परिणामी आपका इधर बनेगा। परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा क्या होगी, इस दिशा में होगी, PB दिशा में। अब ध्यान देंगे यहाँ पर ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे को तो ये निरस्त कर दे हैं, ये निरस्त कर दे रहे हैं, तो ये घटक आपका निरस्त हो जा रहा है, तो इधर आपका ये बल जो लगेगा दोनों ध्रुव के कारण इधर लग रहा है आपका। और बच्चों यहाँ पर उसी चीज़ को लिखा हूँ मैं, B1 को हम 2 घटक में विभाजित किए, तो B1 cos थीटा क्षैतिज दिशा में और B1 sin थीटा ऊर्ध्व दिशा में। इसी तरह से B2 को 2 घटक में विभाजित किए, तो B2 cos थीटा क्षैतिज दिशा में और B2 sin थीटा ऊर्ध्व दिशा में। और ये B1 sin थीटा और B2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत और लग रहे हैं, विपरीत दिशा में होने के कारण ये क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो एक बार फिर चित्र में देख लीजिए ताकि आपको अच्छा से समझ आए। यहाँ पर
B1 को देखिए, ये इस दिशा में B1 लग रही है। तो इसको हम दो भाग में यदि बांटें, यहाँ पर इसके साथ क्षैतिज के साथ ये क्षैतिज रेखा यहाँ पर खींच दिए और इसके साथ ये कोण क्या होगा, ये कोण थीटा है। तो भाई ये थीटा के साथ वही इस तरह से रेखा जा रही है, तो ये भी क्या कोण होगा, थीटा होगा। और चूंकि ये थीटा और थीटा ये दोनों 2 थीटा के बराबर है, तो भाई ये थीटा हम मान लिए क्योंकि ये इसके समांतर रेखा है। बी पी क्या है, पी बी क्या है रेखा, ये इसके समांतर है यानी एन एस के समांतर है। तो ये कोण क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये कोण थीटा है। ये सिंपल सा नॉलेज है जो आपको निश्चित ही पता होगा। अब भाई हम ये बोले हैं कि ये थीटा है और ये थीटा है, तो ये बाह्य कोण यानी B1 और B2 के बीच जो कोण बना है वो 2 थीटा होगा, क्योंकि ये बाह्य कोण है आपका। बाह्य कोण दो दूरस्थ अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। यानी हम अब देखते हैं कि इस B1 को 2 भाग में विभाजित करेंगे, तो इधर आपका इसको इस तरह से क्षैतिज दिशा में आप इसको मध्य बिंदु बनाओगे ग्राफ का। ये आपका y अक्ष है और ये x अक्ष है, जो क्षैतिज दिशा में है, ये ऊर्ध्व दिशा में है। इस 2 भाग में आपको बांटना है इसको। तो ये आपका क्या हो गया, B1 cos थीटा इस दिशा में, और ऊपर की ओर क्या लगा, B1 sin थीटा लगा। अब हम B2 को बांटते हैं इस तरह से, तो इसका क्षैतिज इधर बनेगा, लेकिन इसको मध्य बिंदु में हम लाएंगे, यानी इसके बीच में से ये इधर आ रहा है, तो ये sin थीटा नीचे की ओर लगेगा इसका क्षैतिज दिशा में। B2 cos थीटा इधर लगा और B2 sin थीटा ये आपका ऊर्ध्व दिशा में लगा। तो ये B1 और B2 की दिशा आप देख रहे हो, ये इधर लगा, ये ऊपर की ओर लगा, तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, क्योंकि इनकी जो क्रिया रेखा है एक ही है, एक ही बिंदु पर ये लग रहे हैं। ये ऊपर की ओर लग रहा है, ये नीचे की ओर लग रहा है। B1 sin थीटा ऊपर की ओर और B2 sin थीटा नीचे की ओर। अब बचा ये दोनों तो निरस्त हो गए, तो इन दोनों ध्रुवों के कारण यानी एस और एन ध्रुव के कारण हमारा कौन सा बल बच रहा है भाई, इसका ये बल बच रहा है केवल जो यहाँ पर पीबी दिशा में दोनों का परिणामी बल बच रहा है। यानी हमारी जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र प्राप्त करते हैं वो ये है, यानी B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। अब हम ये बोल दिए कि इन दोनों का ध्रुव प्रबलता समान है, ये यहाँ से समान दूरी पर है। अब बच्चों चूंकि B1 और B2 की ध्रुव प्रबलता बराबर है और समान दूरी पर बिंदु P है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है यानी B1 और B2 क्या होंगे, बराबर होंगे। ये जो है आपका N से P की दूरी बराबर है, S से P की दूरी बराबर है, यानी दोनों का प्रभाव यहाँ पर बराबर है। हम पहले बोल चुके हैं, यानी B1 और B2 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसको हम ले लेते हैं, किसी एक को चेंज कर देंगे, यानी हमारा जो ये परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अतः परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बच्चों क्या बचा है आपके पास, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, यानी हमारे पास परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर है B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा। यही तो है एक दिशा में जो बच रहा है। ये B1 sin थीटा और B2 sin थीटा तो एक दूसरे को, ये यहाँ पर देखिए, ये एक दूसरे को तो निरस्त कर देते हैं। B1 cos थीटा और B2 cos थीटा जो एक ही दिशा में दोनों का लग रहे हैं, ये इनके कारण चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। तो ये क्या बचा आपके पास, B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, और B1 बराबर हम B2 मान लिए हैं, क्योंकि ये एस ध्रुव यानी ध्रुवों की प्रबलता समान है और यहाँ पर P दोनों से समान दूरी पर है, तो दोनों का प्रभाव यहाँ पर बराबर होगा। इसलिए B1 बराबर B2, यानी हम किसी एक को चेंज कर देंगे, यानी B1 cos थीटा प्लस B1 cos थीटा इसको कर सकते हैं। चलिए B1 कर देते हैं दोनों को। इसलिए ये देखिए B1 बराबर B2 है, तो इसको हम चेंज नहीं करते हैं। आप चाहो तो दोनों को करोगे तो भी चल जाएगा,
B1 को कर सकते हो या B2 को। तो ये B1 cos थीटा किसी को भी आप कर लेना प्लस B1 cos थीटा। यहाँ पर हम B2 को विलोपित कर रहे हैं B1 में क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो बच्चों इस दोनों को जोड़ देंगे B1 cos थीटा प्लस B1 cos थीटा यानी 2B1 cos थीटा, 2B1 cos थीटा। ये बच्चों आपका परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अब हम यहाँ पर ये cos थीटा का मान प्राप्त करेंगे। B1 जो आप पहले निकाले हो उसको यहाँ रखोगे। अब इस प्रोसेस को आपको केवल करना है। चलिए अब हम यहाँ पर पहले हम ले आते हैं B1 का मान को, और यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चों कि ये आप B1 बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई m बटे NP², और B2 बराबर भी वही है म्यू नॉट अपान 4 पाई m बटे PS। ये दूरी दोनों से अलग अलग है तो हम इसको चुने हैं, अभी B1 को चुने हैं। तो ये NP² को मैं लेता हूँ यहाँ पर। ये देखिए B1 की जगह पर 2 का पहले से 2 है और है आपका म्यू नॉट अपान 4 पाई और है आपका m बटे NP²। अब इसकी दिशा क्या होगी भाई, यहाँ पर तो लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर इसकी दिशा है, यहाँ आप ध्यान देंगे चित्र में, इसकी दिशा PB दिशा में हो रहा है यहाँ पर। अब जो परिणामी हमारा बच रहा है वो किस दिशा में लग रहा है, ये PB दिशा में है। पहले हम अलग अलग का किए थे, B1 के कारण इधर लगा यानी NP दिशा में बोले, B2 के कारण PS दिशा में बोले। अब दोनों का जो परिणामी है वो PB दिशा में बोलोगे। तो यहाँ पर आप पीछे में लिख देना, अभी चूँकि गणना करना है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। m बटे NP² और ये cos थीटा का cos थीटा है। अब बच्चों यहाँ NP का स्क्वायर और cos थीटा का मान को आपको प्राप्त करना है, और इसके लिए हम पुनः चित्र पर आ जाते हैं। NP के बराबर क्या होगा, NP को ढूंढते हैं यहाँ पर। NP का वर्ग है यहाँ पर, ये दूरी का वर्ग। और बच्चों इस त्रिभुज में PON में ये कर्ण भुजा है, तो कर्ण बराबर आपका लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इसलिए कर्ण बराबर अंडर रूट, ये चलिए इसको सूत्र में मैं रखते जा रहा हूँ, आपका त्रिभुज PON में चित्र से त्रिभुज PON में हमको NP² का मान ज्ञात करना है। ये NP² का मान ज्ञात करना है और cos थीटा का उसी त्रिभुज में निकालना है। त्रिभुज PON में आपका मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ एक छोटा सा चित्र ताकि पन्ना पलटना ना पड़े। ये है आपका इधर इस तरह से ये बिंदु P है, ये N ध्रुव है यहाँ पर, ये N ध्रुव है और ये O बिंदु है। ये दूरी क्या था भाई, मध्य बिंदु से इस ध्रुव की दूरी L था और मध्य बिंदु से ये S ध्रुव की दूरी भी L है, यानी ये दूरी जो प्रभावी लंबाई है वो क्या था 2L था। तो ये L है और O से P की दूरी R था, इसको हमें निकालना है, यानी PN का मान को यानी NP के मान को हमें निकालना है। ये देखिए इसका वर्ग। तो हम आ जाते हैं इसमें, देख लीजिए PN का वर्ग पहले एक में कर देता हूँ क्योंकि हमको वर्ग में चाहिए। NP का वर्ग बराबर ये लंब का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय से लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। कहाँ से लिखे हो कहने से आप क्या लिखोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से NP² बराबर क्या होगा भाई, OP² धन ON² OP²
लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी लंब का दूरी क्या है, आर का वर्ग है, यानी आर का वर्ग धन एल का वर्ग। ये दूरी क्या है, एल का वर्ग है। ये एल है तो एल का वर्ग हो जाएगा। ये आर है, ये दूरी आर है तो आर का वर्ग कर दिए। और बच्चों हमको जो है ये कास थीटा का मान भी चाहिए, तो ये आपका एक समीकरण जो है यहाँ पर हमको रखना है और कास थीटा का मान को भी हमको निकालना है इसी त्रिभुज में। इसलिए कास थीटा पर आ जाते हैं हम। इसलिए एन बराबर ये एन पी का वर्ग का मान है यहाँ पर, एन पी के वर्ग का। और एक बार एन पी का मान भी आप निकाल लेना, तो ये वर्ग है तो इधर जाके वर्गमूल हो जाएगा, यानी करनी हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये हो गया। अब हम कास थीटा पर आ जाते हैं। इस त्रिभुज में कास थीटा पर आ जाते हैं। कास थीटा बराबर देखिए, ये आपका भाई छोटा कोण थीटा है, ये 90 का कोण है। तो बच्चों ये भुजा कौन सा हो गया, छोटे कोण और 90 को मिलाने वाला भुजा आधार होता है। और ये तो कर्ण ही है, ये क्या हो गया आपका लंब हो गया। इस त्रिभुज में आपका PON में ये कोण थीटा माने हैं हम, और ये 90 का है, तो इन दोनों भुजाओं ये दोनों कोणों को मिलाने वाली भुजा आधार हो गया और ये लंब हो गया। ये तो कर्ण ही रहेगा, चाहे इधर को आधार करोगे चाहे इधर को आधार करोगे, आप कर सकते हो, क्योंकि इधर को आप घेरोगे तो ये आधार हो जाएगा। तो अभी तो हमको ये कोण के सापेक्ष अध्ययन कर रहे हैं, इसी को आप ध्यान दीजिए। यानी NP यानी कास थीटा बराबर, इसी से आपको निकाल लेना है, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार बच्चों क्या है, यहाँ पर L है। कर्ण का मान यहाँ पर है, ये देखिए NP का मान यहाँ पर इसीलिए निकाले हैं। ये NP स्क्वायर यहाँ पर चाहिए और कास थीटा में हमको NP चाहिए, तो ये कर्ण बराबर है NP है। तो ये यहाँ पर इसके मान को यहाँ पर से हम ले लेंगे, यानी करनी आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मैं आगे पीछे कर दे रहा हूँ, ये एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी एल अपान एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये करनी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब बच्चों इन दोनों मान को हम ये NP का वर्ग का मान को यहाँ पर रखेंगे और ये कास थीटा के, इस कास थीटा के मान को भी यहाँ से हम यहाँ पर रखेंगे। अब चलिए इस सूत्र में आ जाते हैं, इस मान को यहाँ पर हम रख देते हैं। इसलिए ये हो जाता है आपका बराबर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B बराबर है आपका 2 μ0 अपान 4 पाई। ये देखिए m का m, ये m का m हो गया, ये बटे NP स्क्वायर बराबर देखिए ये NP स्क्वायर है। NP स्क्वायर का मान यहाँ पर है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर गुणित आपका हो जाएगा कास थीटा। ये गुणा में है, पीछे में देखिए कास थीटा है, और इसलिए ये कास थीटा का मान को हम यहाँ पर रखेंगे। कास थीटा का मान है हमारा L बटे L अपान अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको भी आप चेंज कर देना एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ताकि इस पैटर्न में भी आ जाए। मैं यहाँ पर चेंज कर दिया इसलिए। अब बच्चों यहाँ पर m गुणित 2L यहाँ पर ऊपर में आ रहा है, μ0 तो है, इसको आगे पीछे में लिख दे रहा हूँ एक बार, ताकि आपको चुंबकीय आघूर्ण जो आ रहा है उसको आपको पता चले। μ0 अपान 4 पाई m और 2L को बीच में ले जाता हूँ। ये m गुणित 2L बराबर ध्रुव प्राबलता गुणित दूरी गुणित 2, तो ये लंबवत दूरी का यहाँ पर है m गुणित 2L। इसके बराबर आपका होता है चुंबकीय द्विध्रुव होता है, और इसका मान
अब बच्चों यहाँ पर m गुणित 2l ये चुंबकीय द्विध्रुवा गुण है, कैपिटल M इसको लिख देंगे इसके बदले में, और ये r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर ये आ गया, और ये l को तो यहाँ लेकर के ये कर दिए हैं, m गुणित 2l कर दिए हैं, और इसका ये गुणा में है तो इसको घात में बदल दूँ, इसको ये घात करनी में है तो घात इनका होल कर दूँ, तो ये होल स्क्वायर करूँगा तो ये 1/घात में 2 हो जाएगा, 1/घात 2 तो ये हो जाएगा। चलिए इसको भी हम बदल देते हैं, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का घात 1/2। करनी को हम क्या लिखते हैं, घात 1/2 लिखते हैं। करनी का अर्थ यही है कि कोई भी संख्या है उसका घात 1/2। तो ये बच्चों यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर इसको चेंज कर देंगे, इसके बराबर क्या लिखेंगे, कैपिटल M लिखेंगे। चुंबकीय द्विध्रुवा गुण है यानी म्यू0 अपान 4 पाई, ये आपका म्यू0 है। और बच्चों चूँकि मैं एक हाथ से मोबाइल को पकड़ा हूँ और एक हाथ से लिख रहा हूँ, तो हो सकता है आपको दिक्कत होता होगा, लेकिन आप समझेंगे कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। और कृपया आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और प्रसारित भी कीजिए, ताकि मैं भी बेहतर बोर्ड वगैरह में पढ़ा सकूं। तो ये है आपका, ये घात 1 है यहाँ पर, और यहाँ पर घात 1/2 है। इसको हम क्या लिखेंगे, इन दोनों का घात 1 है और इनका घात 1/2 है। तो यदि इनको अभी तो अलग अलग में लिख दे रहा हूँ, और ये हो जाता है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये घात 1 और धन 1/2। इसको चलिए यहाँ पर जोड़ देते हैं, लंबा हो जा रहा है वीडियो। r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, अब दोनों को हम यदि जोड़ेंगे तो घात घात जुड़ जाता है, 1 का घात m गुणित 1 का घात n बराबर 1 का घात m प्लस n होता है, ये जानते हो। तो ये घात क्या हो जाएंगे, इसका घात 1 है, इसका घात क्या है, 1/2 है। बच्चों ये क्या हो जाएगा, 1 धन 1/2, घात घात जुड़ जाएंगे। अब इसको मिश्र भिन्न है, इसको तोड़ोगे, 2 एकम 2, धन ऊपर में 1 3/2। अब बच्चों यहाँ पर घात जुड़ चुका है, म्यू0, ये म्यू0 है, थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ। म्यू0 कैपिटल M चुंबकीय द्विध्रुवा गुण है बटे 4 पाई r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का पावर 3/2। अब यहाँ पर हम लेते हैं कि यदि r जो है l की तुलना में बहुत ज़्यादा दूरी हो, यानी l की तुलना में r की दूरी ज़्यादा हो, तो हम इसको नगण्य मान लेते हैं। यदि यहाँ पर लिख दीजिए वहीं जो अक्षीय स्थिति में किए थे, r से बहुत बड़ा है, ये l से बहुत बड़ा है r, l से बहुत बड़ा है r, इसको आगे पीछे आप लिख सकते हो, l से बहुत बड़ा है r, तब हम l को जो है l की उपेक्षा कर सकते हैं, यानी उसको छोड़ सकते हैं, कर सकते हैं। और इसलिए इस सूत्र में हम l को छोड़ देंगे, क्योंकि ये नगण्य है, इसके सामने l के सामने r जो है नगण्य है। और इसलिए हम ये सूत्र को लिखते हैं, इसलिए b बराबर आपका म्यू0 कैपिटल M चुंबकीय द्विध्रुवा गुण है बटे 4 पाई, और अब बचा आपका r का स्क्वायर का घात 3/2। अब बच्चों यहाँ पर ये घात का 2 पहले से अंदर में है और 3 से ये बाहर में 3/2 है, तो 2 × 6/2 हो जाएगा।
ये घात यहाँ पर जुड़ेगी, गुणा होगी ऊपर में। अब ये हो जाता है हमारा, इसलिए b बराबर म्यू नॉट m बटे 4 पाई, ये आपका यहाँ पर गुणा कर दीजिए, 2 3 6 बटे 2, r का घात 6 बटे 2, इसलिए ये कटेगा तो 3 तिया हो जाएगा, यानी ये हो गया। इसलिए बराबर म्यू नॉट m बटे 4 पाई r का पावर 3 r क्यूब। तो ये बच्चों यहाँ पर ये जो है आपका चुंबकीय क्षेत्र के लिए के तीव्रता के लिए सूत्र है निरक्षीय स्थिति में। और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, म्यू नॉट बटे 4 पाई m बटे r क्यूब। अक्षीय में क्या मिला था आपको, म्यू नॉट 2m बटे 4 पाई r क्यूब। ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये है आपका अक्षीय स्थिति में जो कल के वीडियो में है, b बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई 2m बटे r क्यूब। और यहाँ पर आपका आया है, यह है म्यू नॉट बटे 4 पाई, इसको अलग लिख लीजिए थोड़ा सा, इसलिए b बराबर पहले के जैसे ही लिख दीजिए, म्यू नॉट बटे 4 पाई m बटे r क्यूब। यानी निरक्षीय स्थिति के तुलना में अक्षीय स्थिति में दुगुना आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती है। निरक्षीय में उसका आधा मिलता है, इसको पूछता है कई बार परीक्षा में। तो बच्चों आप इसको अच्छा से तैयारी कीजिए, देख लीजिए वीडियो को, एक बार में समझ नहीं आता है दोबारा देखिए और सुनने का कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरे पास साधन नहीं है कि आपको मैं बोर्ड में बना करके दूं, और इसलिए आप जो है मेरा सहयोग कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाए। तो थैंक्स।